इस वीडियो के थ्रू एक ऐसी बात शेयर कर रही हूँ जिसकी रियलाइजेशन मुझे खुद कल हुई। हुआ ये कि मैं और मेरी फ्रेंड ऐसी आपस में बैठ के बातें कर रहे थे नेपाल के अंदर जो कभी अभी रिसेंटली घटना घटी थी उसके बारे में। और ऐसी हमारे मुंह से बातें करते करते एक शब्द निकला कि इसे कहते हैं जेनजी जनरेशन, क्योंकि नेपाल में अभी वहाँ की जनरेशन ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ही हिला दी, सारे जितने मिनिस्ट्री वगैरह थी उसमें आग वाग लगा दी और बहुत इस तरह का एक हंगामा क्रिएट किया कि रातों रात वहाँ की सरकार गिर गई। तो उसी में हमने वर्ड यूज़ किया है जेनजी। तो उसकी जो मेरी फ्रेंड की डॉटर है उसकी उम्र यही 6 साल, तो वो कहती है मैं जेनजी नहीं हूँ। हमने उससे पूछा कि अच्छा जेनजी नहीं हो तो फिर क्या हो? कहती मैं अल्फ़ा हूँ। कहा अच्छा अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब क्या होता है? और हमें सच में नहीं मालूम था ना, मेरी फ्रेंड को मालूम था ना, मुझे पता था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अल्फ़ा का मतलब क्या होता है? तो शी सेड कि अल्फ़ा का मतलब होता है अनोइंग। यू नो, ये बात सुनते के साथ ही मुझे अचानक से एक शॉक लगा कि 6 साल के बच्चे को ये पता है कि मैं अल्फ़ा जनरेशन में आती हूँ और अल्फ़ा का मतलब है अनोइंग, मतलब ये जो जनरेशन है वो अनोइंग है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो 7 साल तक के बच्चे के अंदर न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे होते हैं, उसकी लर्निंग स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं। एंड अगर 7 साल के बच्चे में लर्निंग स्किल डेवलप हो रही है तो आप उसके अंदर एक ऐसे वर्ड को इंस्टिल कर रहे हो जिसे उसका मतलब भी नहीं पता, अनोइंग। यानी बचपन से उसके दिमाग को बना दो कि तुम अल्फा जनरेशन के हो और तुम अनोइंग हो। जैसे बहुत जेनजी बहुत शोर रहता है। हम दोनों ने तो बस ऐसे ही कैजुअल टॉक्स कर रहे थे, तो बस ये हाँ इस जनरेशन को आजकल जेनजी कल्चर बोलते हैं, लेकिन ना वो जेनजी में बिलीव करती है ना मैं जेनजी में बिलीव करती हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी लर्निंग स्किल्स को कंटिन्यू रखते हो ना, यकीन जानो आप किसी भी जनरेशन में नहीं आते। और मैं और मेरी फ्रेंड हमेशा से बड़े लर्नर रहे हैं, हम चीज़ों को लर्न करने में बिलीव करते हैं। तो ये जो नई जनरेशन आ रही है हम इसको भी लर्न करते हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये कुछ अलग से कुछ नया लर्न कर रहे हैं। नहीं, क्या है इनकी लर्निंग में? सिर्फ कम्युनिकेशन बढ़ी है सोशल मीडिया के थ्रू। तो वो आज केवल एक पर्टिकुलर, क्योंकि जो जेनजी जनरेशन मानी जाती है वो 2010 ऑनवर्ड मानी जाती है, या मे बी कि शायद थोड़ा उससे पहले हो, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। पर आप देखो ना सोशल मीडिया पे हर कोई बंदा सोशल मीडिया पे जो चाहे वो कर रहा है। तो इसमें जेनजी का रोल नहीं आ रहा। आप लोगों को देखो, अभी कितने सारे इंस्टाग्राम पे ऐसी पोस्ट आती है जिसमें सिंगल मीट्स हैं, मतलब 38 अबव एंड 70 अबव अपने लिए कपल ढूंढ रहे हैं अपने लिए। तो ये सब पहले कभी था क्या? क्या ये जेनजी कल्चर में आते हैं? नहीं नहीं, लोग अपने आप को जेनजी कहते हैं या कोई किसी को कुछ भी कहता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर मुझे कहाँ पर प्रॉब्लम हुई कि अभी उस बच्चे की उम्र केवल 6 साल है और उस 6 साल के बच्चे के दिमाग में इंस्टिल कर दिया है कि आप अल्फा हो और अल्फा जनरेशन का मतलब होता है अनोइंग। अब मैं इस चीज को जोड़ती हूँ एक ऐसी चीज से जिसके बारे में लोग कहते हैं पढ़ी परंतु समझ में नहीं आई, और वो क्या है? गीता। गीता के अंदर क्लियरली मेंशन है कि ये जो जीवन है ना ये इंसान की प्रकृति के अनुसार चलता है, और प्रकृति 3 तरह की होती है इंसान के अंदर। एक होता है तमस गुण, एक होता है सत्व गुण, एक होता है रजस गुण, और तीनों ही गुण प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। ये आज से 5000 साल पहले ये ज्ञान अर्जुन को दिया गया। तमस, रजस और सत्व गुण, तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। वो हरगिज ये नहीं बोलते कि एक रजस गुण का होता है या कोई तमस गुण का होता है या कोई सत्व गुण का होता है, नहीं, वो कहते हैं वो तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं।
परंतु किसके ऊपर कौन सी प्रकृति हावी है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पर मेरा सवाल ये है कि उस 6 साल के बच्चे को, जिसे अभी कुछ नहीं पता, आपने बता दिया उसे कि तुम अल्फा जनरेशन को बिलोंग करते हो और अल्फा का मतलब होता है अनोइंग। तो 5000 साल पहले जो ये ज्ञान दिया गया था, जिसके अंदर तमस, रजस और सत्व तीनों गुण आते हैं, और कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में तीनों गुण होते हैं, तो अनोइंग जैसा वर्ड, अनोइंग जैसी स्टेट भी तो इन 3 प्रकृति में ही आती होगी ना। पर आपने उस बच्चे को एक जनरेशन का नाम दे दिया अल्फा और अनोइंग, यानी तुम्हारे जीवन की केवल एक ही प्रकृति है। क्या ये मनुष्य जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं है? और वो भी इतने कम उम्र के बच्चों को। मुझे समझ में नहीं आया कि नहीं ये चीज पढ़ा कौन रहा है। माय गॉड, मैं तो मतलब ही नहीं है जो इतने छोटे बच्चों को, ये बिल्कुल सच है। मैं छोटे बच्चों को मोबाइल की एक्सेस नहीं देती, मैं छोटे बच्चों को टीवी के एक्सेस भी बहुत कम देती हूँ। बहुत ज़्यादा इस चीज़ में रहती हूँ मैं कि जाओ खेलो। अभी आप सिर्फ खेलने में दिमाग लगाओ, पढ़ो लेकिन कम पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसे प्रेशर क्रिएट करने की, माइंड को वो स्ट्रेस वाली स्टेट में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के बारे में मैं सुनती हूँ कि वो बच्चा भी बहुत एक्साइटेड हो रहा है, वो बच्चा क्या कहते हैं अभी डिप्रेशन में जा रहा है, स्ट्रेस में जा रहा है। और मैं आपको बता देती हूँ कि एक्साइटमेंट एंड डिप्रेशन दोनों ही डिप्रेशन की फॉर्म होती हैं। जिसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रही है वो भी डिप्रेशन की स्टेट में आता है। क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये कहाँ कहाँ से ये चीज़ें किन के दिमागों से निकल रही है? ऐसा कौन सा भगवान कृष्ण आ गया है जो अब ये जेनजी कल्चर, अल्फा, बीटा, गामा भी होती होंगी, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। ये आप आज जनरेशन का नाम बता, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को, एक पर्टिकुलर जनरेशन का नाम दे करके लोगों को एक पाइपलाइन मेंटालिटी में फिट कर रहे हो, जबकि बच्चा जो होता है वो जन्म से अपनी प्रकृति लेकर आ रहा होता है, जन्म से। अब जैसे भगवान राम और भगवान कृष्ण को ही देख लो, दोनों में कोई सिमिलरिटी दिखाई देती है? दोनों अवतार विष्णु के ही हैं, बट दोनों अलग, एक 12 कला संपूर्ण, एक 16 कला संपूर्ण। पर वहां पे जो नॉलेज दी गई है गीता में वो एक्यूरेट है कि तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में है। और ह्यूमन लाइफ की जितनी भी स्टेट हैं, चाहे वो विजडम हो, अनोइंग हो, प्रैक्टिकलिटी हो, या धूर्ता हो, कनिंगनेस हो, श्रूड हो, तीनों प्रकृति में सारे वर्ड आ जाते हैं, सारी स्टेट ऑफ माइंड आ जाती हैं। और वो कहते हैं कि तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं, डिपेंड करता है कि किस पर कौन सा गुण ज्यादा हावी है। मे बी कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सत्व गुण प्रकृति का हो, वो इस संसार को कोई दुख पहुंचाने की कोशिश कभी नहीं करेगा, उसके दिमाग में सवाल ही नहीं आएगा, उसको दूसरों का दुख महसूस होगा, जिसे कहते हैं एम्पैथी की स्टेट। कोई अहंकार में डूबा है, कुछ नहीं है, फिर भी उसे बताना आई एम दिस एंड आई एम दैट, ये रजस गुण है। तीसरा तमस गुण, उसका ना कोई सही होता है ना ही उसका कोई गलत होता है, उसकी केवल हंगर होती है। तो ये जेनजी कल्चर, इनकी नेचर ये होती है, अल्फा जनरेशन ये अनोइंग होते हैं। तो आपने क्या किया, उस टाइम के सारे लोगों को एक वर्ड दे दिया अनोइंग, एंड दिस इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग थॉट, रॉन्ग थॉट। बच्चा अभी सीखने की स्थिति में है और आपने उसके अंदर इंस्टिल कर दिया कि तुम अल्फा जनरेशन में हो, तुम तो अनोइंग होते हो। वैसे मेरा अपना मानना यह है कि जहाँ बहुत गरीबी होती है वहाँ तमस गुण ज़्यादा होता है। नहीं, सत्व भी होता है, रजस भी होता है, बट गरीबी उन्हें तमस गुण की ओर ज़्यादा ले जाती है, गरीबी की वजह से। मिडिल क्लास फैमिली
वो तो रजस गुण में है। अपर क्लास फैमिली भी रजस गुण में है। सत्व गुण तो किसी भी क्लास में हो सकता है। हमारे रतन टाटा जी सत्वगुणी व्यक्ति थे। रतन टाटा सत्वगुणी व्यक्ति थे, वो तो अपर क्लास में थे। मिडिल क्लास के लोगों में देख लो, आपको सत्वगुणी मिलेंगे। आप एक गरीब को देख लो, वो भी सत्वगुणी हो सकता है। हाँ, परिस्थितियां बहुत सारी चीजों को डेवलप कर देती है। तो आपने ये जनरेशन का नाम रख के सबको एक कैटेगरी में रख के उन्हें एक वर्ड से क्या क्या करना क्या चाहते हो? थोड़ी सी ह्यूमन साइकोलॉजी को थोड़ा बिग लेवल पे जाके अंडरस्टैंड करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पता है आज की डेट में क्या है? धर्मों के नाम पे, पंथ के नाम पर सोसाइटियाँ बना दी गई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना दी गई हैं, और उनको इसलिए अपनी ओर खींचा जाता है कि तुम आओगे तो तुम्हारा ये बेनिफिट होगा। और वो बेनिफिट ढूंढने के लिए इंसान उन सारी ऑर्गेनाइजेशन और इन सारी चीज़ों से जुड़ता है। फिर क्या कर रहे होते हैं पता नहीं। मुझे भी पता है, आपको भी पता है क्या होता है। और ऊपर से ये सोशल मीडिया। मैं तो कभी किसी को नहीं कहती कि ये जेनजी कल्चर है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। मेरे आगे बैठ के लोग बहुत बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिकल होना नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होगे तो तुम्हारा ये बेनिफिट होगा। मैं साफ मना कर देती हूँ, मैं इस वर्ड को यूज़ ही नहीं करती। मैं नहीं यूज़ करती, मैं हमेशा विजडम को यूज़ करती हूँ, क्योंकि ह्यूमन लाइफ की सबसे हायर स्टेट विजडम है। प्रैक्टिकलिटी का क्या मतलब है? आप लोगों को इस्तेमाल करना चालू कर दो, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी का जो मेन मीनिंग है वो है व्यवहार करना। हिंदी में अगर प्रैक्टिकलिटी का वर्ड ढूंढा जाए तो व्यवहार करना। व्यवहार क्या होता है? बिजनेस में होता है। अगर तुम सबके साथ सिर्फ बिजनेस ही करते रहोगे तो क्या करोगे? तुम रिलेशनशिप में कभी होगे ही नहीं। बिजनेस को भी रिलेशनशिप कहते हैं, बट बिजनेस रिलेशनशिप में रहोगे तो तुम्हारे अंदर की कंपैशन, एम्पैथी, विजडम सब खत्म हो जाएंगे। तो लोगों के साथ व्यवहार करना है, करो, बट माइंड की स्टेट मत बनाओ ऐसी कि आई एम वेरी वेरी प्रैक्टिकल। मैं कभी नहीं बोलती, ना ही मैं कभी किसी को बोलती हूँ कि तुम प्रैक्टिकल हो। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि ह्यूमन लाइफ की सबसे हायर स्टेट विजडम है। इस वर्ड को अपने अंदर इंस्टॉल करो। अब उस बच्चे के अंदर डाल दिया अनोइंग वर्ड, होना क्या चाहिए? विजडम। जब वो उस वर्ड से रूबरू होगा ना, तो विजडम को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे उसको क्रिएट किया जाता है, वो अपने आप ही सीखेगा। पर सोसाइटी में या लोगों के बीच में मैं तो इस वर्ड को कभी सुनती ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस शब्द को किताबों में पढ़ती हूँ, लोगों से तो सुनती ही नहीं हूँ। लोग तो सिर्फ प्रैक्टिकल वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, जो प्रीवियस जनरेशन्स है, और अब की जो जेनजी और अल्फ़ा और बीटा और गामा, वो तो बस यही वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। सो अपने आप को थोड़ा जीना सीखो। एक तो सोशल मीडिया ने लाइफ ख़त्म कर दी है, दूसरा अब ये AI ChatGPT आ रहे हैं जो कि इंसानों के दिमागों को कह रहा है कि अब तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करना ही बंद कर दो, जो करेंगे सब हम ही करेंगे। और तीसरा, तुम लोगों ने पहले धर्म के आधार पे लोग बटे हुए थे, फिर कास्टिज्म के आधार पे लोग बटे हुए थे, अभी ईयर वाइज इस जनरेशन को ये कहते हैं इस पर बांट करके मैं तो उन्हें पाइपलाइन में फिट कर दूँ। शुक्र है मेरे अंदर इतनी विजडम है कि मैं इनमें से किसी भी चीज़ को नहीं मानती हूँ। मैं नहीं मानती। सही है करेंगे, गलत है नहीं करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।